हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशन चैनल लोकल क्लासेस पर। आज हम जानेंगे क्लास 10 की प्रश्नावली 1 के बारे में। प्रश्नावली 1 में है वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। पहले मैं आपको संख्याओं से रूबरू कराता हूँ कि संख्याएं किस प्रकार होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि हमें बाद में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं से पढ़ने से पहले संख्याएं, यानी संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, यानी वास्तविक, और एक होती है अवास्तविक। अवास्तविक या फिर काल्पनिक भी बोलते हैं। काल्पनिक संख्या, हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बारे में। और अवास्तविक संख्याओं के बारे में आप आगे की कक्षाओं में जैसे कि क्लास 11 में पढ़ोगे, जहाँ पर आप मैथ लोगे तो अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं जो कि आयोटा वाली संख्या होती है ना, रूट के अंदर माइनस लगाओ, जैसे √-3, √-5, इस प्रकार रूट के अंदर माइनस लगा हुआ इसका, यानी कि मान हम परिकलित नहीं कर सकते, यानी गणना नहीं कर सकते इसकी। इसको आयोटा द्वारा लिखा जाता है, यानी कि इस मान को आयोटा द्वारा, यानी 3 आयोटा, इस प्रकार। तो ये तो है आगे की बातें, इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। यानी एक तो हमने परिमेय संख्या पढ़ते हैं, और 9th क्लास में हमने पढ़ा भी है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी दोनों को सम्मिलित कर दिया जाए तो जो समुच्चय बनेगा संख्याओं का, वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं और दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो, जैसे कि √2, √3, √5, पाई, etc, यानी इत्यादि बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं जिनका मान है, जैसे कि वो पूर्णांक संख्या नहीं होता, तो पूर्णांक नहीं है, वो क्या हो जाएंगे? जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो हो जाएंगे अप्रिमेय। और प्रिमेय संख्या होती हैं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और क्यू बराबर है नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पी और क्यू क्या होते हैं? पूर्णांक। तो देखो, इनको हम कई भागों में बांट सकते हैं आगे, प्रिमेय संख्याओं को। प्रिमेय संख्याएं जैसे कि प्राकृत संख्याएं भी इनमें शामिल होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी इनमें शामिल होती हैं, पूर्णांक संख्याएं भी इनमें शामिल होती हैं। तो ये सभी संख्याएं, जैसे कि सभी संख्या क्या होती हैं? वास्तविक की होती हैं और प्रिमेय होती हैं। जैसे प्राकृत हो गई, पूर्ण हो गई, पूर्णांक हो गई, सम हो गई, विषम हो गई, भाज्य हो गई, अभाज्य हो गई, सारी की सारी संख्याएं क्या आती हैं? प्रिमेय संख्याओं में आती है। तो इनको हम अलग से पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको मैप बता दिया कि संख्याएं दो प्रकार की, वास्तविक और अवास्तविक या काल्पनिक। अब हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याओं में दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और परिमेय संख्या जिनको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0। और प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सारी संख्याएं क्या आती हैं? परिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं। तो हम इन्हें आगे डिटेल से पढ़ते हैं। ये इतना पढ़ लिया आपने, मुझे ऐसा है कितना समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं किससे लिखते हैं? कैपिटल एन से लिखते हैं, नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनती करने के लिए करते हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अब हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम गिनती शुरू करते हैं 1 से, जैसे 1, 2, 3, 4। तो यही संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4 और अनंत तक, यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारी सारी क्या होती हैं? प्राकृत संख्या। अब आगे आता है हमारे पास पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या यानी कि वो होल नंबर, इन्हें लिखते हैं डब्ल्यू से। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि इन 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक इन संख्या में यदि जीरो और सम्मिलित कर दिया जाए, यानी प्राकृत संख्या में जीरो को और सम्मिलित कर दें, तो बनने वाली संख्या को समुच्चय क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, यानी शून्य को, कर दिया जाए, तो बनने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या कहलाती है। अब पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होंगी? जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके अनंत तक, यानी 0 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। अब आगे आता है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को कहते हैं इंटीजर नंबर। इनको क्या लिखते हैं? आई या जेड से लिखते हैं। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया जाए, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर दिया जाए, तो बनने वाली संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें आई या जेड से लिखते हैं। जैसे बार क्या होगा? 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं तो थी। अब की बार हमें क्या करना है? माइनस वाली संख्या, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके माइनस अनंत तक, माइनस अनंत की संख्या क्या हो जाएंगे? सारी की सारी माइनस अनंत से लेकर जीरो, जीरो से लेकर अनंत, यानी सभी संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या। जैसा कि आपको प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या समझ में आई होगी, इससे आगे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका चाहे तो। परिमेय संख्या, अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कहलाती हैं। जैसे कोई भी संख्या ले सकते हैं हम, 1/2, 3/4, 5/6, कोई भी संख्या etc, यानी जिसमें दो पूर्णांक हो। जीरो भी एक क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी सारी की सारी प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं इसमें आती हैं परिमेय में।
बारी आती है अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या, इनको आर से दर्शाते हैं, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, q बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, पाई, etc। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय यानी एक जगह सम्मिलित कर दिया जाए तो वही क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। मैं आपको वास्तविक संख्याओं की परिभाषा लिखा देता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या नोट कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बाद में वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं हम ये लिखते हैं। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो वे संख्याएं जिनका वास्तव में कोई ना कोई मान होता है, कोई मान होता है, या फिर वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, या जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, या जा सकता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्या में यानी कि हमने पीछे पढ़ा है वो पूर्ण संख्या पढ़ी है, लेकिन इसमें क्या होता है, सभी की सभी अपरिमेय भी आएंगी और परिमेय भी। तो जैसे 1, 2, 3 ये सारी तो होती हैं। इसके अलावा जैसे कि 0.1 आ गया, या फिर हम लिखें 0.01 या 0.022, इस प्रकार की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। अब हम एक बार संख्या रेखा और बता देता हूँ आपको। संख्या रेखा पर संख्याएं कैसे दर्शाई जाती हैं? संख्या रेखा, संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा पर यानी ये संख्या रेखा का दायां भाग, इस पर क्या दर्शाई जाती है? धनात्मक संख्या। इस तरफ धनात्मक संख्या और इधर है ऋणात्मक संख्या, यानी माइनस वाली संख्या। तो बीच में क्या होता है यहाँ पर? 0। तो इसके यानी कि इधर 1, 2, 3, तो इधर 1, 2, 3 दिखाई दे रही है, लेकिन इनके बीच में बहुत असंख्य संख्याएं हैं। जैसे यहाँ पर क्या आएगा? 1.1, 1.2, 1.3। तो 1.1 और 1.2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, यानी यहाँ पर पॉइंटों में जितनी संख्याएं बन सकती हैं वो सारी इसमें सम्मिलित होती हैं। इधर की ओर -1, -2, -3, -4, यानी कि हमें दिखाई ये दे रही है -1, -2, लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं -1.5 भी होगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं -2.5 भी होगा, 2.6 भी होगा, 2.7 भी होगा। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं? संख्या रेखा में सम्मिलित होती हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वास्तविक संख्या और संख्या रेखा और जितनी भी संख्याओं से संबंधित मैंने परिभाषाएं बताई हैं वो समझ में आई होंगी। अब आगे हम पढ़ते हैं इनके बारे में। सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, इनकी परिभाषाएं भी लिखेंगे हम। तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप या फिर नोट करो। तो हम आगे पढ़ते हैं सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं
वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है या 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो, पूरा पूरा भाग जाता है, क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। सम संख्याएं कहलाती हैं। देखो बच्चों, 2 से भाग किन किन में जाता है? जो 2 की गुणज होती है, यानी कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यानी अनंत तक संख्याएं, ये क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। इसी प्रकार विषम संख्याएं, विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वे क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। तो लिखिए, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि, यानी अनंत तक चलती जाएगी। यानी कि जिनमें जो 2 की गुणज नहीं है, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस प्रकार सारी की सारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये हो गई हमारी सम और विषम। अब हम पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो इसको आप पहले लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम आगे चलते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं। सबसे पहले लिखेंगे हम भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाता है, वे क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। एक परिभाषा तो ये दे सकते हैं, या फिर दूसरी परिभाषा हम दे सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वे क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 आदि। अब देखो, 4 में स्वयं का भी भाग जाता है 4 का, और 1 का भी भाग जाता है, और इसके अलावा 2 का भी भाग जाता है। यानी स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग जाएगा। जैसे 6 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, और 6 का भी भाग जाता है। यानी इसके 4 गुणनखंड हैं। यानी जिसके भी 2 या 2 यानी 2 से अधिक गुणनखंड है, यानी 2 गुणनखंड वाली क्या होती है? अभाज्य होती है। लेकिन जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, अब जैसे कि 8 है तो इसमें 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 8 का स्वयं का जाता है, 9 है तो इसमें 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, और 9 का भाग जाता है। यानी जिसके भी 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। इसलिए तो हमने इसमें 2 नहीं ली। 2 क्यों नहीं ली? क्योंकि 2 के सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 2। तो ये क्या हो गए? 2 गुणनखंड। और 2 गुणनखंड वाली क्या होती है? अभाज्य संख्या। इसलिए 2 क्या है? एक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि। अब आप कहोगे 2, 3, 5 इसमें आ गई, 4 से 8 इसमें आ गई, लेकिन एक तो नहीं आई, तो नोट करके लिख लेना। नोट, एक नहीं तो भाज्य संख्या होती है और नहीं अभाज्य। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। क्यों? क्योंकि मैंने क्या परिभाषा बताई, इसके दो से अधिक गुणनखंड होंगे और इसके केवल दो गुणनखंड होंगे, लेकिन एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है। एक स्वयं भी एक ही है और एक में एक का भाग जाता है, यानी इसका केवल एक ही गुणनखंड है। इसलिए इसको ना तो भाज्य में रखेंगे और ना ही अभाज्य में। इसलिए न ही तो भाज्य होती और न ही अभाज्य, ना ही तो प्राइम ना ही कंपोजिट। ये होगी हमारी भाज्य और अभाज्य संख्या। तो मुझे आशा है कि संख्याओं के बारे में हमने जो भी परिभाषाएं पढ़ी हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, उसके बाद में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारी की सारी परिभाषाएं आपके काम में आएंगी। और जो भी आपके छोटे क्वेश्चन बनते हैं उनमें ये उपयोगी होंगी, क्योंकि छोटे छोटे जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके बहुत सारे, तो उनमें एक या दो क्वेश्चन इनसे बन जाता है। तो इसलिए आपको ये सारी सारी लिखवाई गई। अब हम जो भी प्रश्नावली से संबंधित बेसिक चीजें हैं वो देखेंगे, फिर जो भी एचसीएफ एलसीएम क्या होता है वो देखते हैं हमारे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम। एक प्रमेय दे रखी है हमारे पास, प्रमेय 1.1। प्रमेय 1.1 क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, लेकिन इससे संबंधित हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो उनमें ये बेसिक चीजें ध्यान में होनी चाहिए आपकी। यानी कि किसी प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं, अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनफल के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मैं बताऊं आपको कैसे होता है। ये तो हो गई इसकी यानी कि प्रमेय। अब इसमें देखो, जैसे जैसे हमने 20 ले लिया, तो 20 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं? 2 गुणा 5। अब मैं इनको 2 गुणा लिखूं, चाहे मैं इनको 5 गुणा 2 लिखूं, या फिर मैं इनको 2 गुणा 5 गुणा 2 लिखूं, यानी इनका क्रम कोई भी हो सकता है। लेकिन यदि क्रम नहीं करें हम इनका, तो ये है तो यदि 2 एक बार आए, 2 दो बार आए, 2 दो बार इसमें आए, 2 बार इसमें आए, और 5 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, आगे पीछे कर सकते हैं इनको। क्रम का कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये क्रम के बिना क्या है? अद्वितीय है। यानी सेम जो चीज यहाँ पर है वही क्या है यहाँ। ये कहता है अपने क्रम के बिना अद्वितीय होता है। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अपने आप में क्या होता है? एक यूनिक होता है, यानी यूनिक संख्या होता है। तो ये चीज मुझे आशा है कि आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम की तरफ। ये आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो हम पढ़ते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। अब इनमें दो में अलग अलग चीजें हैं। संख्याओं में प्रत्येक घनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी एचसीएफ क्या होता है? सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब मैं घात में भी बताऊंगा आपको। संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब हम इन्हें उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे जैसे कि हम संख्या लेते हैं 6 और 20। अब 6 और 20 के हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3, 1, और 20 के अभाज्य गुणनखंड 20 में 2 का भाग देंगे 10, 2 का भाग देंगे 5, और 5 1, यानी क्या आ गया?
6 बराबर 2 गुणा 3, यानी घात एक एक है यहाँ पर, और 20 में 2 गुणा 5, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। अब इनका हमें निकालना है HCF। HCF निकालना है, देखो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, इसको इधर लिख लेता हूं मैं, यानी 20 बराबर 2 गुणा 5 और 6 बराबर, देखो प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कौन कौन सा है, 2 है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ घात का सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी क्या आएगा 2, यानी 2 की घात है 1, यानी ये क्या हो गया HCF। और यहीं पर हमें एलसीएम फाउंड करना है, तो एलसीएम निकालना है, देखो अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, तो अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड दिखाएंगे, सबसे बड़ी घात इसकी क्या होगी, 2 की, तो सबसे बड़ी घात 2 हो गई, 3 की 1 हो गई, और 5 की 1 हो गई, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की। उसमें क्या था, उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना था, लेकिन इसमें सभी आएंगे, लेकिन जो भी कॉमन है वो एक बार लेंगे, और जो कॉमन नहीं है वो बाकी सारा लेंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात ले ली तो इसका मतलब ये इसमें शामिल हो गई, तो इसका क्या आएगा 2 की घात 2 यानी 4, 4 की 12, 12 पंजे 60। या फिर इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, जैसे 6 का क्या हो गया 2 गुणा 3, 20 का क्या हो गया 2 गुणा 5, इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो HCF तो वही होता है जो कॉमन होता है, HCF 2 गया, और LCM क्या होता है, ये पारंपरिक मेथड है इस परिभाषा को छोड़ते हुए, एलसीएम क्या होगा, यानी कि इनमें से तो एक लेना ही है, बाकी जो संख्या बन सकी उनको उतार लो, 3 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 की 30, 30 दूनी 60, ये क्या गया इसका एलसीएम। तो इस प्रकार भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप जैसे भी निकालेंगे आंसर एक बराबर आएगा। ये हो गए हमारे HCF और एलसीएम। मुझे आशा है कि आपको HCF और एलसीएम समझ में आए होंगे। अब HCF और एलसीएम यानी और उनकी संख्याओं में एक संबंध होता है, उस संबंध के बारे में हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो ये पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। देखो एक फॉर्मूला काम में लेंगे जिसमें HCF और एलसीएम से संबंधित, तो HCF और एलसीएम याद करने के लिए हमें 2 संख्याएं दी हुई होंगी, और एक उनका HCF दिया हुआ होगा या एलसीएम दिया होगा, या फिर एक संख्या दी हुई होगी और HCF एलसीएम दिया होगा, उनमें से हमें 3 चीजें दी हुई होंगी और एक चीज हमें याद करनी होगी। इसका सूत्र क्या होता है, यानी कि 2 संख्याएं दी हुई है हमें कोई, जैसे एक तो पहली संख्या हो गई, पहली संख्या, और एक है दूसरी संख्या, यानी संख्याओं का गुणनफल। पहली चीज क्या है, ये क्या है हमारा संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, HCF गुणा एलसीएम के। ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है, HCF गुणा एलसीएम, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा एलसीएम, यानी हमें 2 संख्याएं दी हुई कोई भी, जैसे हमने 6 और 20 का किया था, 6 गुणा 20 बराबर है, HCF कितना आया था हमारा, HCF आया था 2, और एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था 60, 20 छके 120, और 2 गुणा 160 है 120, यानी बराबर आ रहा है। हमने अभी जो किया है वो ये उदाहरण था। अब इसकी सहायता से हमें कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे पहली संख्या दे दी तो दूसरी संख्या HCF एलसीएम कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इनके इसी की सहायता से हम 4 फॉर्मूले बना रहा हूँ मैं। यदि हमें पहली संख्या ज्ञात करनी थी, पहली संख्या ए और बी से भी लिख सकते हैं, पहली संख्या ज्ञात करनी हो तो HCF गुणा एलसीएम बट्टे दूसरी संख्या, और यदि हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो HCF गुणा एलसीएम बट्टे पहली संख्या, यानी ये बट्टे में चली जाएगी। ये मेन फॉर्मूला एक ही, लेकिन इसकी सहायता से कई फॉर्मूले बनते हैं। अब जैसे कि हमें HCF ज्ञात करना हो, अब हमें HCF ज्ञात करना हो तो एलसीएम को इधर भेज दो, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और बट्टे में एलसीएम इधर आ जाएगा। यानी HCF ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, हमें पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और जो चीज ज्ञात नहीं करनी है वो बट्टे में आ जाएगी, एलसीएम बट्टे में आ जाएगा। ऐसे ही एलसीएम इधर आ जाएगा, HCF इधर चला जाएगा, एलसीएम ज्ञात करना हो तो, यानी पहली संख्या
गुणा दूसरी संख्या बट्टे HCF। इस फॉर्मूले की सहायता से हम HCF LCF पहली संख्या दूसरी संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये इस एक ही फॉर्मूले से बने हुए फॉर्मूले हैं, इनकी सहायता से हम आसानी से ज्ञात करते हैं। ये हो गया इस प्रश्नावली का बेसिक वीडियो, यानी ये चीजें अगर आपको यानी सारी आती हैं तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। HCF ज्ञात करना, LCM ज्ञात करना, और जो भी आपके संख्याएं दी हुई हैं इन संख्याओं के बारे में आपने पढ़ लिया। तो अब बताओ बच्चों कैसा लगा आपका वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए नई नई लेके आता रहूँगा। और हम पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। आप दिल थाम कर बैठिए और चैनल के साथ जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। हम बिल्कुल जीरो लेवल से और एक एक चीज़ें लगातार पढ़ते जाएंगे। आप सारे नोट्स भी बना सकते हो इसके साथ साथ में, या फिर वीडियो को रोक कर भी बना सकते हो। तो आपकी क्लास आपके हाथ में है, आप जैसे चाहें वैसे पढ़ें। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।